नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी। जब जब रणभूमि सजती है, इन 4 शब्दों की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। और इस समय अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव तक और बीजेपी के तमाम दिग्गज यही सोच रहे होंगे, क्योंकि तीसरे चरण के रण में न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव की साख भी दांव पर लगी हुई है। इस चरण में जिन 16 सीटों में चुनाव होने हैं, उनमें से कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, एटा समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। ये वो जिले हैं जहां पर सपा का अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। समाजवादी पार्टी इन क्षेत्रों में अच्छी खासी पेठ बताती नजर आ रही है और 2014 लोकसभा चुनाव से पहले इन जिलों को यादव परिवार का गढ़ कहा जाता था। इन जिलों की लोकसभा से लेकर विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के नेता जीतते आए हैं, लेकिन 2014 की लोकसभा में और बाद ही 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के किले में सेंध लगी और बीजेपी बड़ी जीत हासिल की। 2019 में तो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव तक को हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि साफ है कि इस बार भी मुकाबला बेहद रोचक होगा। और वहीं अपनी जमीन खिसकती देख समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद मैनपुरी की करहल सीट से मैदान में है। तो वहीं चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को मना लिया और वो साइकिल के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं। खैर, वोटिंग में मात्र अब 12 घंटे से थोड़ा ज्यादा ही वक्त बचा है। सपा बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि करहल से अखिलेश हारेंगे, तभी बीजेपी 300 पार करेगी। यानी साफ है कि तीसरे चरण में एक और प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो दूसरी ओर प्रदर्शन फिर से दोहराने की चुनौती भी है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आस्था तिवारी जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, और साथ ही संजीव कौशिक जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी, आप ही का रुख करूंगी कि अब देखिए 12 घंटे से कुछ ज्यादा ही समय बाकी है, जिसके बाद तीसरे चरण की वोटिंग होगी। तीसरा चरण बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि ये जाट लैंड इसे कहा जाता है। तो अब ये देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि यादव इस बार समाजवादी पार्टी पर अपना भरोसा जताते हैं या फिर किसी और पार्टी को वोट देते हैं। आपका विश्लेषण क्या कहता है? महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हम खूब जानते हैं कि इसमें 69 सीटों में से पिछली बार 49 से तकरीबन भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और भारतीय जनता पार्टी यदि जीती थी, उस समय के समीकरण और आज के समीकरण में जमीन आसमान के अंतर दिखाई देते हैं। हम ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उस समय समाजवादी पार्टी को यदि पटखनी दे रही थी, तो उसके समाजवादी पार्टी से आंतरिक कलह का एक उदाहरण भी था और कलह की वजह से भी इस तरह से बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन इस बार जो चुनाव है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टियों की खास करके हम बात कर ले, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बसपा हो, विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से सत्ता में बैठे हुए लोगों को घेरा है और उनकी नाकामयाबियों को घेरा है। बुंदेलखंड की यदि हम बात कर लें तो हम जानते हैं कि बुंदेलखंड में जिस तरह से सरकार ने जो घोषणाएं की और जिस तरह से कोशिश की कि बुंदेलखंड के लोगों को सुविधाएं मिले, वो बुंदेलखंड आज भी पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी के परिवार के विखंडन की वजह से भारतीय जनता पार्टी उस समय बढ़त तो बनाई थी, लेकिन इस बार अपने परिवार के पूरे कुनबे को जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने समेटा है और एक मैसेज देने का प्रयास किया है, उनकी कोशिश यही रहेगी कि ये इस फूट का लाभ जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, वो नहीं उठा पाए। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने ही भीतरघात का शिकार बनती हुई दिखाई दे रही है और काम करने के जो उनके सलीके रहे हैं, उन सलीकों के वजह से उनके अपने मतदाता खुद उनसे छिटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। या कहने में कोई शिकायत नहीं है या कोई इसमें परेशानी भी नहीं होनी चाहिए कि जैसे जानकार बताते हैं कि 2 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, या अंतिम चरण के जो दूसरे चरण के पूर्व संध्या पर जिस तरह से आदरणीय योगी जी ने अपने सुर को बदला था, उसके कारण भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे कि जो बढ़त उन्हें मिलनी चाहिए वो बढ़त को बदले पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और उसको इसमें मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। यह भी मत भूला जाए कि बहुत आसान नहीं है ये चुनाव, बहुत मजबूती से विपक्षी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी लड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 20 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जो 20,000 के आसपास से मतों का अंतराल रहा है वहां पे हार और जीत का, और भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से वहां से अपने आप को निकाला है।
तो अब विपक्षी पार्टियां कितनी सजग रहती है, ध्रुवीकरण की बात भी यहाँ दिखाई दे रही है कि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि ध्रुवीकरण हो, उनके राजनीति करने की जो शैली है उस शैली पर वो उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां किस तरह से उनको घेरती है, हमें लगता है कि इस बार विपक्षी पार्टियों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए परीक्षा की घड़ी है कि वो इस किलो को बचा पाते हैं नहीं बचा पाते हैं। और उसके बाद में फिर लोकसभा इलेक्शन भी हो जाता है, तो ऐसे में जीत के जो बड़े बड़े वादे कर रही है बीजेपी, ऐसे में काफी ज्यादा खास हो जाता है कि अब प्रदर्शन कैसा होगा और रिजल्ट में क्या कुछ नतीजे आएंगे, ये तो खैर 10 मार्च को स्पष्ट हो जाएंगे। आस्था जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। आस्था जी, 32 साल से यूपी की सत्ता से दूर है कांग्रेस। अब ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर लें या फिर बाकी नेता हैं, काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो तीसरे दौर की तैयारी कहां तक पहुंची कांग्रेस की? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली चीज, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। लेकिन आस्था जी, हम तक आपकी आवाज काफी स्पष्ट पहुंच पा रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक्चुअली मुझे ही मेरी आवाज रिपीट होकर तो एक बार आप चेक कर लीजिए, कुछ टेक्निकल खामी हो सकती है। अभी नहीं आ रही है, अभी नहीं आ रही है। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि सबसे पहली चीज तो 26 महिलाएं हमारे यहाँ से इस तीसरे चरण के चुनाव में प्रत्याशी हैं। और जैसा कि हमारी नेता ने एक नारा दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उसके तहत हम लोग 26 महिलाओं को उतार रहे हैं इस चुनाव में। और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से एक महिला घर चला सकती है, और उन्होंने यही चीज मोटिव दिया कि उस तरीके से एक महिला देश भी चला सकती है, प्रदेश भी चला सकती है। तो ये नारा जो हम है वो हमारी पार्टी वो फुलफिल कर रही है पहले से। और दूसरी चीज कि हमारे नेता और हमारी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसको मैं बार बार कहती हूँ कि पिछले पूरे 5 साल के कार्यकाल में हम ही लोग ऐसे लोग हैं जो जब जनता को मदद की आवश्यकता थी, जब जनता पीड़ित थी, तब उनके पास पहुंचने का हमने काम किया, उनके दर्द को सुनने का और उनकी आवाज को उठाने का काम किया। My audio has been disconnected. आस्था जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है, आस्था जी से संपर्क टूट गया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। संजीव जी, जैसा कि आपने सुना आस्था जी को, महिलाओं को लेकर वो जिक्र कर रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार लंबे समय से यहाँ पर जिक्र करती हुई आई हैं। महिलाओं का फोकस भी महिलाओं पर ही देखा जा रहा है, और महिला को लेकर अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो काफी महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में महिलाओं को बढ़ावा देना, क्या लगता है आपको कि जो 32 साल की दूरी है वो अब पूरी होगी? लेकिन एक बात कहने में मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि महिला सशक्तिकरण एक लंबी प्रक्रिया है, और इस लंबी प्रक्रिया में यदि कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को झोंका है और उन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई है कि महिलाओं को आगे करना है, आधी आबादी को सशक्त करना है, तो जरूरी नहीं है कि इस बार में ही वो सशक्तिकरण की बात दिखाई दे जाए और लोग एहसास करने लगे कि महिलाओं को लोगों ने तवज्जो दी है और सीट दिया है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जो महिलाएं हाशिए पर पहले थी वो निश्चित रूप से जागृत हुई हैं और लोगों के बीच में जाके अपने हक हुकूक की बात कर रही हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इसलिए मैं लगातार कहता चला आया हूँ कि इस बार का इलेक्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर नहीं होकर के आम आदमी के जो सरकारी मुद्दे हैं उसके एजेंडे पर ये लड़ी जा रही है। विपक्षी पार्टियां ये बात बिल्कुल बखूबी सफलता से भारतीय जनता पार्टी को या सत्ता पक्ष को ला करके उस दूरी पे रख दिया है कि आप जो हमारे सरकारी मुद्दे हैं उसकी बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, बेटियों की बात कीजिए। यह बात भी बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार की बात हो रही है, आंकड़े कुछ और बताते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, एडीआर की रिपोर्ट कुछ और बताते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जो एक कदम बढ़ाया है, संभव है कि इस बार आशातीत सफलता नहीं मिले, लेकिन उनकी ये रणनीति निश्चित रूप से महिलाओं के बीच में काफी लोकप्रिय हो रहा है और महिलाओं को अपनी तरफ खींच भी रहा है। ठीक है संजीव जी, एक बार फिर से आस्था जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आस्था जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। और साथ ही आपने कहा कि एक महिला देश भी चला सकती है और एक महिला प्रदेश भी चला सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी जीती है तो क्या अगला मुख्यमंत्री कोई महिला ही होगी? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि कोई महिला ही होगी या कोई पुरुष होगा। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने पहले ही कहा कि देखिए सबसे वो प्रभारी है उत्तर प्रदेश की और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है हमारे यहाँ से। हमारे साथ वो उस चीज को, कैंपेन को लीड कर रही हैं एक तरीके से। तो महिला होगी या पुरुष होगा या ब्राह्मण होगा या दलित होगा, ये सब बात की चीज है। हमारे लिए मेन मोटिव अभी हमारा ये है कि हम किस तरीके से जनता की आवाज को उठाते हुए इस चुनाव को जीतने का प्रयास करें। और हम लोग इस चीज को लेकर
करके काफी आश्वस्त है, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों ने पिछले 5 सालों में लगातार जनता की आवाज को उठाया है। चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे सीतापुर की घटना हो, चाहे आपका उम्भा रहा हो, चाहे उन्नाव रहा हो, तो जहां जहां भी कोई पीड़ित था उसके पास हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने पहुंचने का काम किया है। और हम लोग ने देखा है कि किस तरीके से वो उत्तर प्रदेश की जनता संघर्ष कर रही है। ये लोग क्लेम करते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि इन्होंने 4 लाख रोजगार दिए, और वादा कितने का किया था आपने, अगर आपको याद हो तो उन्होंने 70 लाख का वादा किया था कि 70 लाख रोजगार हम देंगे। अगर इन्हीं से सवाल होना चाहिए कि बाकी के 66 लाख लोग क्या करेंगे। ये कहते हैं हमने डॉक्टर्स को नौकरी दे दी, तो आप बताइए हर घर में डॉक्टर नहीं होता, हर घर में इंजीनियर नहीं होता। बीए पास आदमी, एमए पास आदमी क्या करेगा? उसके लिए नौकरियों की कोई व्यवस्था ही नहीं। और जब भी उत्तर प्रदेश में युवा सड़कों पर आकर आंदोलन करता है कि उसकी नौकरी नहीं निकल रही है, पेपर लीक हो गया है, तरह की चीजें होती है, उनको लाठी चार्ज के बदले कुछ नहीं मिलता, बल्कि उनके लिए कहा जाता है कि हमने हमारी जेलें खाली करा ली हैं। ठीक है, तो ये स्थिति जनता से जुड़े काफी सवाल आपने यहाँ पर उठाए हैं। आस्था जी, बीजेपी से प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, खेमचंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आस्था जी के सवालों का आप जवाब दीजिएगा, और साथ ही बीजेपी की तीसरे दौर की लड़ाई कहां तक पहुंची है ये भी बताइए। देखिए, आस्था जी की जो बात है वो दो मुही राजनीति करते हैं। वह निकता के लिए जो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी फरीदाबाद तक नहीं पहुंचते। वो राजस्थान में जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, वहाँ बच्चों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए आंख बंद कर लेते हैं। वैसे ही पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, वहां पे महिलाओं को वहां पे महिलाओं को उन्होंने सीट क्यों नहीं दी, टिकट क्यों नहीं दी, वहां पे चुप हो जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में नाटक नौटंकी कर रहे हैं। उनका कुछ चलने वाला नहीं है, कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो नेगेटिव राजनीति करने में लगे हुए हैं। लगातार आप देखिए, राहुल गांधी जी आज भी हमारी सेनाओं पे सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दीजिए, आप एयर स्ट्राइक का सबूत दीजिए। चाइना के साथ जो कन्फ्लिक्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया से एक जो बहुत बड़ा न्यूज़पेपर छपता है, उसने बोला कि चाइना को हमसे डबल से भी ज्यादा नुकसान हुआ, उसके 45 से 50 सैनिक मारे गए। लेकिन राहुल गांधी को अभी भी विश्वास नहीं होता, वो अभी भी सवाल करते हैं, वो अभी भी प्रश्न करते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश उनके साथ नहीं है। रही बात हमारी, हमने 1.5 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है। ये अरे सबको थोड़ी नौकरी दी जाती है, हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं, उनके काम धंधे खड़े किए हैं, वो अपना भी काम कर रहे हैं, 4 और लोगों को भी काम दे रहे हैं। हमने किसानों को मजबूत किया है, किसानों की जो लागत है उसको कम किया है। पीएम किसान के माध्यम से सीधा हम मदद कर रहे हैं, उनकी जो फसल है प्रचुर मात्रा में खरीद रहे हैं। गन्ना किसानों को उनका जो भुगतान है वो टाइम पे दे रहे हैं। हर गांव में हमने सड़क बनाई है, हर घर में हमने टॉयलेट बनाया है, हर घर में हमने अच्छा ईंधन देने की कोशिश उज्ज्वला के तहत की है। हर व्यक्ति को सपोर्ट मिले, हर व्यक्ति का स्किल जो है उसकी मैपिंग हो। और हमने 25 करोड़ से ज्यादा जो हमारे आप कह सकते हैं जो वर्कर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हमने ई श्रम जो पोर्टल है उस पर कराया, ताकि हम उनके स्किल को पहचान सकें और उनके गांव के और उनके घर के नजदीक उनको काम दिया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जितना तेजी से हमारे राज्य में हुआ है, कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। आज जो बिजली है कम से कम 23 से 24 घंटा गांव में आती है। पहले मुश्किल से 7 से 8 घंटा बिजली आती थी, और कांग्रेस के राज में तो वो भी भूल जाओ, उतनी भी नहीं आती थी। 7 से 8 घंटे पूरे हफ्ते में बिजली आया करती थी। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के राह पे है। आज वहाँ पे एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, 21 वहाँ पे नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। हर जिला हॉस्पिटल को हमने ऑक्सीजन के लिए इक्विप किया है। हर जिला हॉस्पिटल आज हर तरीके की बीमारी को कैटर करने के लिए इक्विप्ड है। ये सब हमारे राज्य में हो रहा है, और लगातार जो डबल इंजन की सरकार है वो उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश कर रही है। पहले हमारी सरकार से पहले घर में से मवेशियों को गांव और देहात में से लोग खोल के ले जाते थे, क्योंकि एक सरकारी सेहत थी गुंडों को, माफियाओं को, एक पर्टिकुलर के समाज के लोगों को। लेकिन आज वैसा नहीं है, लोग घर में सोते हैं, किसान घर में सोता है और उनके मवेशी बाहर होते हैं, और किसी को भी हिम्मत नहीं होती कि उनके मवेशी खोल ले। ये जो सुशासन है, ये जो राज है, ये हमने दिया है। खेमचंद्र जी, आपने बीजेपी की उपलब्धियां तो गिना दी, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर घर तक मूलभूत सुविधाएं बीजेपी पहुंचा पाई है? बिजली, पानी, सड़क का यहाँ पर आपने जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि वाकई उत्तर प्रदेश के हर घर तक ये सुविधाएं पहुंची हैं? जमीनी हकीकत देखकर बोलिएगा, टेलीविजन पर बैठ के आप झूठे वादे मत कीजिए। मैं आपको जमीनी हकीकत के अनुसार ही बता रहा हूँ। मैं 25 से 30 गांव में खुद गया हूँ। मैंने 20 के आसपास नुक्कड़ समाये किए गांव में। मैं भी गांव से आता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। 5 साल पहले हम गांव में जाते थे, 7-8 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती थी। आज घर घर में बिजली है, गाँव में सड़क है। आज कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए उसके लिए उनको डबल राशन दिया जा रहा है। और राशन ही नहीं, नमक,
और चना और उसके साथ साथ खेमचंद्र जी, पहले के मुकाबले आप ये कह सकते हैं कि सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां तक ये सुविधाएं नहीं पहुंची, उन पर काम करना अभी भी बाकी है। तो ये कह देना कि हर घर तक सुविधाएं पहुंच चुकी है, ये गलत होगा। कि जो ये काम है, नहीं सुनिए प्लीज, मैं ये मानता हूं कि अभी भी बहुत काम करना बाकी है और हम करेंगे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन लोगों की है उसके हिसाब से हमने परफॉर्म किया है और 25 साल के जो गड्ढे थे उनको हमने बहुत हद तक भर दिया है और आने वाले समय में लोग हमें मौका देंगे और आने वाले 5 साल में हम और तेजी से काम करेंगे और उत्तर प्रदेश बन के रहेगा। ठीक है। और कांग्रेस पर आपने कई सारे आरोप खड़े किए थे, उसका मैं जवाब ले लेती हूँ आस्था जी से। और आस्था जी, ये एक देखिए वाजिब सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जब टिकट का बंटवारा होता है तो 40% महिलाओं को टिकट दिया जाता है, लेकिन उसी के 2 दिन बाद जब उत्तराखंड में टिकट देती है कांग्रेस तो वहां पर तो कुछ गिनी चुनी महिलाओं को ही टिकट मिलता है। ऐसा दोहरा रवैया क्यों अपना रही कांग्रेस? देखिए, सब कहना चाहूंगी कि ये दोहरा रवैया नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि 32 साल से हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं रही है। ठीक है, तो अब हम जिन समीकरणों पर, जिन स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे वो यहाँ पर नए सिरे से तय हुई है। ठीक। और दूसरी चीज कि उत्तराखंड का पॉलिटिकल सिनेरियो अलग है, जैसे समीकरण वहां पर है उस तरह के समीकरण उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए नहीं है। ये हम इस चीज को स्वीकार करते हैं और हम अपने समीकरणों को नए तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। और दूसरी चीज कि कहीं से भी शुरुआत हो रही हो, कहीं ना हो रहा हो, पूरे देश में अगर एक राज्य में ये चीज हो रही है। आस्था जी, चुनावी समीकरण जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं को सशक्त बनाने की अगर बात उत्तर प्रदेश में कर रही है कांग्रेस, तो महिला सशक्तिकरण तो उत्तराखंड में भी जरूरी हो जाता है। क्या महिला सुरक्षा क्या बाकी राज्यों में जरूरी नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में है? मुझे बोलने तो दीजिए आप। मैं आपकी बात सुन चुकी हूँ और मैं अपनी बात रख लूं। मैं आपके भी सवाल का जवाब दूंगी। मैं ये चीज कह रही हूँ कि अगर किसी एक राज्य में भी ये चीज कांग्रेस पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी को तो इसका स्वागत करना चाहिए, अगर ये महिला विरोधी नहीं है तो। ठीक है, इस पर तो कहीं किसी और राज्य पर तो सवाल उठाना चाहिए ही नहीं कि टिकट बंटवारा कैसे किया जा रहा है। यहाँ अगर महिलाओं को हम सशक्त करने की बात कर रहे हैं तो इनको क्या समस्या हो रही है? हम लोग इस तरीके से अगर महिलाओं को आगे बढ़ाने की उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो इसमें कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज, महिला सुरक्षा की जो बात आती है, महिला सुरक्षा की बात में मैं ये कहना चाहूंगी कि राजस्थान हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां कहीं भी कांग्रेस की सरकार हो, इस तरह की ब्रुटैलिटी जो पुलिस के द्वारा होती है, जैसे कि हाथरस में जो पीड़िता थी उसको जला दिया गया रात में, उसके शव को बिना उसके परिवार की परमिशन के, उनको उसका अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया गया। गृह मंत्रालय की ये रिपोर्ट कहती है कि यहाँ उत्तर प्रदेश लगातार 3 साल से मानवाधिकार हनन के मामले में टॉप कर रहा है सारे प्रदेशों में। तो ऐसा लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है जैसा लॉ एंड ऑर्डर देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है, ना ही कांग्रेस शासित राज्य में और भाजपा शासित राज्य में भी गनीमत है ना। तो उत्तर प्रदेश ने अपने आप को साबित किया हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चलाने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ ठोको नीति पर काम करने वाले लोग हैं, जिसका कल एक इनको करारा तमाचा भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिल गया है। अब इनको कम से कम उस पर तो डाउट नहीं करना चाहिए कि किस तरीके के लोग हैं ये लोग। हमारे यहाँ किसी तरह की ब्रूटैलिटी नहीं होती किसी भी पीड़ित के साथ में, बल्कि उस पर हम लोग काम करते हैं और उसके केस को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। जो अपराधी होता है उसको सजा देने की कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ अपराधी विधायक नहीं होते, हमारे यहाँ अपराधियों को शरण नहीं दी जाती। ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे रोजगार की बात कर रहे थे, इन्होंने एकमात्र ऑप्शन आत्मनिर्भरता के नाम पर छोड़ा था, जो कि गृह मंत्री कहते थे कि पकौड़े की दुकान लगाएगा, पकौड़ा बेचेगा युवा। तो पकौड़े की दुकान भी कैसे लगाएगा भाई साहब? आपने तो तेल 200 रुपया लीटर कर दिया है। ठीक है आस्था जी, जो सवाल आपने यहाँ पर पूछे हैं मैं उनका जवाब जरूर लूंगी खेमचंद्र जी से, लेकिन आप मेरा जो सवाल है उसको ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को टिकट दिया गया है, सवाल इस बात को लेकर खड़ा नहीं किया गया है। कांग्रेस का जो फैसला था वो स्वागत योग्य था। इस बार कांग्रेस विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, ये भी एक अच्छी बात है कि एक नई पहल की शुरुआत हुई है, उसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये बताइए ना कि जो शुरुआत यूपी में की गई है वो बाकी स्टेट में क्यों नहीं की गई? सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ मैं। बाकी स्टेट्स में भी महिलाएं लड़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि एक भी महिला कहीं नहीं लड़ रही है। बाकी स्टेट्स के राजनीतिक समीकरण अलग है, इसके कारण वहां के जो लीडर्स ने तय किया है वो लोग कर रहे हैं। प्रियंका जी भले ही हमारे देश की, हमारे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, मगर उनका जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के एरिया पर काम करने का है। वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी है और उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम लोग इस तरीके से काम करेंगे इस बार। हमारे लिए तो ये एक नई स्ट्रैटेजी भी है, हम कह सकते
सकते हैं कि नया पहल कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में इस चीज को लेकर के। आगे के चुनावों में हम प्रयास करेंगे कि अन्य जगह पर भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर पा रहे हैं, उस तरीके से हम लोग वहां पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सारी चीजों पर काम करते हुए किया जाएगा इसको भी। ठीक है, ठीक है। खेमचंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इससे पहले, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, और साथ ही जो सवाल वो पूछ रही थी रोजगार को लेकर आस्था जी, उस पर भी अपना जवाब दीजिएगा। कांग्रेस का मकसद महिलाओं को एम्पावर करना था ही नहीं। उन्होंने बोला राजनीति समीकरण को साधना रहा, मतलब वो समाजवादी पार्टी को हेल्प करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये शोभूपा फेंका। उनके जो पोस्टर, आस्था जी मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके बारे में कोई और इंटरप्ट करेगा तो आपको फिर पसंद नहीं आएगा। ठीक है, ठीक, मैंने आपको सुना, मैं इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ, आप करो। ठीक। तो जो इनकी प्रियंका जी की जो पोस्टर गलती वो भी बाहर। अब ये कहते हैं प्रियंका जी का अधिकार से उत्तर प्रदेश में, अरे जब गहलोत जी और सचिन लड़ते हैं तो प्रियंका जी बीच में पहुंच जाते हैं, जब पंजाब में उधम होता है तो प्रियंका जी बीच में पहुंच जाते हैं, लेकिन महिलाओं को टिकट देने के लिए प्रियंका जी का अधिकार नहीं। चलो ठीक है, लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो मैं ज्यादा इस पर बोलना नहीं चाहूंगा। रही बात पकौड़ा, आत्मनिर्भर आप पकौड़ा, अब जिसकी जैसी सोच, अब जो पप्पू की पार्टी है, पप्पू की जो सोच है उतनी रहेगी। आत्मनिर्भर का मतलब है हमने करोड़ों की। खेमचंद्र जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, और प्लीज निजी टिप्पणी मत कीजिए। इस तरह की निजी टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। खेमचंद्र जी ये गलत है, प्लीज आप मुद्दों को लेकर अपनी बात रखिए, प्लीज आप मुद्दों को लेकर अपनी बात रखिए। अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा आपको। मैं रख रहा हूँ, अब प्लीज मेरे को कंटिन्यू करने दीजिए। तो जिसकी जैसी समझ वो वैसा ही समझे। हमने आत्मनिर्भर बनाए, हमने लोगों के काम धंधे खड़े किए, हमने एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किया है, हमने। अरे अब चुप रहो, ये तो बदतमीजी होती है। आपको सभ्यता नहीं है, आपको टीवी पे बात रखनी है, आपको पूरी तरीके से मैंने सुना है, आप महिलाओं आपको सम्मान दिया है। अरे बदतमीजी आप करो, वो वर्ल्ड फेमस पप्पू है तो मैं क्या करूँ? जो व्यक्ति जैसा है और जिसने उनको पप्पू बनाया उसको आप सीएम कैंडिडेट, उसको आप पंजाब का अध्यक्ष बनाते हो। अरे आप बोलो ना सिद्धू को क्यों बनाया? आस्था जी, शर्मा जी, इस तरह से अगर आप लोग बीच में बात करेंगे तो मुझे बीच में मजबूरन इंटरप्ट करना पड़ेगा। इस तरह की बात का इस तरह अगर आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे बीच में इंटरप्ट आपको करना पड़ेगा। हमने डेवलपमेंट किया है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में जितना अत्याचार राजस्थान में हो रहा है, जितना कन्वर्जन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिस तरीके से तमिलनाडु में एक बच्ची को फोर्स किया गया, आप क्रिश्चियन बनो, नहीं बनोगी, ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। वह बच्ची को आत्महत्या करनी पड़ी, ये वहां पे सरकार में है और मुंह नहीं खोलते। मैं निकिता की हत्या फरीदाबाद में होती है, मुंह नहीं खोलते, क्योंकि इनके एमएलए ने और एक पर्टिकुलर समाज के व्यक्ति ने गोली मारी थी, उसके खिलाफ मुंह खोलेंगे तो भाई अपीजमेंट हट जाएगी, वोट बैंक खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ जब हिंदुओं की बात आती है, डिफेम करने की बात आती है, बदनाम करने की बात आती है, तभी मुंह खोलते हैं। ये दोगले लोग हैं, समाज इनको जानता है, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इनको उत्तराखंड में भी मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है शर्मा जी, वो जनता फैसला कर देगी। अब 2 चरण हो चुके हैं, 5 चरण बाकी है, तीसरे चरण में भी वोटिंग होगी। ठीक है शर्मा जी, जनता उसका फैसला करेगी। हाजी परवेज चौधरी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से नेता। बहुत स्वागत है परवेज जी आपका जनतंत्र टीवी में। और तीसरे चरण का इलेक्शन अब बेहद नजदीक है, ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से कितनी तैयारी देखी जा रही है, और तीसरे दौर की जो डगर है वो कितनी आसान और कितनी मुश्किल समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, पहले और दूसरे चरण में हम लोग पूरी तरीके से भाजपा का सूपड़ा साफ कर चुके हैं। ये 10 मार्च में क्लियर हो जाएगा। और ये अब तक जो ये तीसरा जो चरण है वो तो हमारा घर है, समाजवादी पार्टियों का अपने आप में वो लोग सारा हमारा लैंड है, तो वहाँ पे इनका क्लीन स्वीप हो जाएगा और आपको देखने को मिलेगा 10 मार्च में। और इसका वानगी आपको चुनाव वाले दिन ही 2-3 बजे तक आपको महसूस हो जाएगा कि ये लोग साफ हैं, ये लोग कहीं नहीं है। इन्होंने किसी को कुछ रोजगार नहीं दिया, सिर्फ बुलडोजर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। विकास के नाम पे वोट मिलता है, विनाश के नाम पे नहीं मिलता है। आप विकास करेंगे तभी तो कोई आपको वोट देगा। अब बुलडोजर चलाएं, खूब चलाते रहे, वोट तो नहीं मिल रहा है आपको बुलडोजर के नाम पर। योगी जी के पास कोई इनके पास योजना नहीं है, न नीति है, न नेता है। सीधे तौर पे ये तानाशाही कर रहे हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट बार बार धमका रहा है, इनको सारी संवैधानिक संस्थाएं धमका रही हैं। ये लोग सरकार नहीं चला रहे थे। 5 सालों में इन लोगों ने दमन शोषण किया आम आदमी का। कानून व्यवस्था के नाम पे लोग जीरो हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे ऑक्सीजन दे नहीं पाते हैं, किसी को राशन दे करके उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। 2010 में कांग्रेस की बनाई हुई नीतियों के ऊपर ये लोग
जिस राशन को बांट रहे हैं, इसके अपने ऊपर अपने फोटो लगाने से इनका कुछ नहीं हो जाने का। हमारी पार्टी ने लैपटॉप बांटे हैं, हमारी पार्टी ने कन्या विद्याधन बांटा है, हमने 1090 100 दिया है। हमारी चीजें आपको अभी भी रोड पे दिख जाती हैं। हमारी योजनाओं का नामकरण करने से इन लोगों का कोई ये नहीं हो जाएगा कि इन लोगों ने प्रदेश को बढ़ा दिया है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारी योजनाओं को लिफाफा बदलने के बाद परवेज जी 2012 से 2017 के बीच में जो समाजवादी पार्टी ने कार्य किया है, क्या आपको लगता है कि उसी आधार पर अब जनता 2022 में वोट देगी? 100% देगी। ठीक है, उसके आधार पे हमें वोट देगी। लेकिन 2017 की अगर हम बात करें तो जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं यादव लाइन की, वहां पर प्रदर्शन खासा अच्छा नहीं रहा समाजवादी पार्टी का, तो क्या उन भूलों में अब सुधार कर लिया गया है? मैम देखिए क्या है, उस वक्त में शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इन 4 चीजों के नाम पर भी वोट मांगा गया था। ठीक है, मुजफ्फरनगर दंगा उस टाइम पे नजदीक का ही था, 2-4 साल से था। मैं अपनी बात तो लोगों में एक ये था कि चलिए बीजेपी को आजमा लेते हैं। बीजेपी आप अपनी बात सर रखिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपसे मेरी मोदबाना गुजारिश है, आप भी मेरे बीच में ना बोले साहब। उस वक्त में से मैडम जो इनको लगा, पब्लिक ने जनादेश दिया, हमने उसको सरमाथे पे लिया, हमने उसका सम्मान किया, एहतराम किया, 5 साल विपक्ष में बैठे। लेकिन इन लोगों ने जो उम्मीदें लोगों को थी, इन्होंने किसानों की आय दोगुना करने के लिए वादा किया था। अब मैम सांड छुट्टे हुए हैं, छुट्टा सांड छोड़े हुए हैं, आय किसानों की आय कैसे दोगुना कर रहे हैं, प्रदेश में किसी से छुपा नहीं है। जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे से 100 मीटर दूरी पे यहाँ गौशाला है, वहाँ रोज गाय मर रही है, त्राही है। ये तो श्राप इन लोगों को गाय के नाम से आए थे, और मैं जानता हूँ ये लोग गाय के श्राप पे ही सरकार से वापस जा रहे हैं। गायों की जितनी दुर्दशा इस 5 वर्षीय योजना में हुई है, इतनी कभी नहीं हुई है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, खिलाड़ी परेशान, हर आदमी परेशान है। ठीक है, अब लोग अखिलेश यादव परवेज जी जो आपने यहाँ पर मुद्दा उठाया है आवारा पशुओं को लेकर, मुझे याद है 2017 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी इसे शामिल किया गया था कि गौशालाएं बनाई जाएंगी, खासा इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन अभी भी जो हालात हैं वो वैसे ही बने हुए। खेमचंद्र जी, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी, इससे पहले आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, मैं चाहूंगी वो बात पूरी कीजिएगा। और साथ ही आवारा पशु जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में खास करके जिस क्षेत्र में अब वोटिंग होने जा रही है, वहां पर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 2017 में आपको याद होगा कि बीजेपी की तरफ से कई सारे वादे किए गए थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो वादे अब पूरे हो चुके हैं? आपसे अनुरोध है, मेरा नाम खेमचंद शर्मा है, चंद्र नहीं है, थोड़ा करेक्ट कर लें। देखिए जहाँ तक बात समाजवादी पार्टी के मित्र ने जो रखी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मित्र आप ये बताइए 5 साल पहले 8 घंटे बिजली शिफ्ट क्यों आती थी? 5 साल पहले दंगे क्यों होते थे? हमारे 5 साल के कार्यकाल में बताइए कि दंगा हुआ, कोसी में दंगा आपने कराया, मुजफ्फरनगर में दंगा कराया। आज भी लोग भूले नहीं हैं जिनके बेटों को मारा गया, और एक समाज को आप लोगों ने साथ दिया, इंकरेज किया, उनको पुश किया, और उसकी वजह से जाटों पर गोलियाँ चलवाएं, सभी ने देखा। और आप बात करते हो मवेशियों की, आपके यहाँ पे इलीगल बूचड़खाने थे, आप गाय को लेके कटवा देते थे। आज गाय काटने पे हम लोगों ने रोक लगाई। हाँ मानता हूँ कि उसके वजह से कुछ आवारा पशु पैदा भी हुए। हमने जगह जगह गौशाला खोली है, लोग जानते हैं कि गऊ को बचाया गया है, और गौशाला तेजी से खोली जा रही है। पहले क्या होता था, जो नंदी खेत में यूज होते थे तो वो खुले नहीं छूटते थे, लेकिन अभी नंदियों का उपयोग कम हो गया है। तो हम जो पहले नेचुरल खेती होती थी उसको बढ़ावा दे रहे हैं। गंगा जी के दोनों तरफ हम एक कॉरिडोर बना रहे हैं 5-5 किलोमीटर का, उसमें नेचुरल खेती होगी, और नेचुरल खेती होगी तो नदियों का वहाँ पे उपयोग होगा, पुनः उपयोग होगा। जब पुनः उपयोग होगा और इससे किसान भी एम्पावर होगा, क्योंकि वो जो नेचुरल खेती होगी उसकी जो लागत है वो भी कम होती है, और उसकी जो उपज है, उसकी जो मार्केट प्राइस है वो काफी होता है। हमारे पास पूरा प्लान है और जनता उसको समझ रही है। आप तो कटवा के उसको खिला देते थे, हम जहाँ गाय को माता मानते हैं आप उनको कटवा देते थे। गाय तो वही है, गाय तो कोई एक्स्ट्रा आई ही नहीं, उस समय कट जाती थी, अभी कटती नहीं है, सिर्फ इतना फर्क। लोग देख रहे हैं ना भैया, तो लोग ये भी देख रहे हैं कि आज हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के सपोर्ट की जा रही है। आज अल्पसंख्यक को भी मकान दिए जा रहे हैं, अल्पसंख्यक को भी आज पीएम किसान की मदद मिल रही है, उनके घर में भी टॉयलेट बन रहे हैं, उनको भी पीएम आवास योजना के तहत घर मिल रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक पर्टिकुलर वर्ग को तो दे दिया, बाकी भाड़ में जाओ, बाकी का कोई लेना देना नहीं। लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। लोग ने आपका गुंडा राज देखा, आपका तो बुलडोजर, हाँ बुलडोजर चलाएंगे, भूमाफियाओं पे चलाएंगे, भूमाफियाओं को हम नहीं छोड़ेंगे। जो सरकारी लेकिन शर्मा जी, जिस क्षेत्र में अब वोटिंग होने जा रही है उसे आलू बैल कहा जाता है, और वहां पर
आवारा पशुओं का प्रकोप कैसा था वो पहले आपने देखा कि काफी हद तक फसलें बर्बाद हुआ करती थी, और अब वो अभी भी बरकरार है, फसलें अभी भी वहां पर बर्बाद हो रही हैं। उस पर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि जो वादा किया गया था 2017 में वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ है? नुकसान पूरा हुआ है उसमें, लेकिन क्या इंप्लीमेंटेड उसमें काम करने की जरूरत है। थोड़ा नुकसान हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि नुकसान नहीं हो रहा है, हम उसको कंपनसेट करेंगे। और हमने फसलों का बीमा किया हुआ है, अगर किसान की फसल खराब होती है तो बीमा के तहत उनको कंपनसेशन मिलेगा। पिछले साल भी मिला है, उससे पिछले साल भी मिला है। किसान को पता है अगर नुकसान हुआ तो हमारी सरकार हमें कंपनसेशन देगी, उनको हम छोड़ेंगे नहीं बीच में। लेकिन किसानों की अक्सर ये समस्या रहती है कि जितना नुकसान होता है उतना मुआवजा नहीं मिलता है। इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे? नहीं, बिल्कुल गलत, बल्कि डबल है। उनको कंपनसेशन भी मिलता है और जो फसल है, फसल भी उनके पास बचती है। अब गांव में, जब मैं गांव में होके आया हूँ, लोग कहते हैं कि जितना उनको कंपनसेशन मिल रहा है और फसल जो उनके पास बचती है वो जो उनकी ओरिजिनल फसल हो सकती थी उससे 1.5 गुनी है। कंपनसेशन प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, सबको मिल रहा है। मैं अब आपसे अनुरोध चाहूंगा, मेरा एक कार्यक्रम है, मेरे को उसमें जाना है। बहुत अच्छी डिबेट रही, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शर्मा जी मेरा जवाब तो लेते जाइए। भाग गए, भगोड़े हैं। ठीक है परवेज जी, आगे मैं इसका जवाब लूंगी आपसे। हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं वो नहीं जवाब ले पाए, लेकिन आप अपनी बात जरूर रखिएगा। लेकिन संजीव जी, आपका रुख कर लेती हूँ कि इस बार उत्तर प्रदेश के सियासी मुद्दे आप क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां ये दावे तो कर रही हैं कि विकास के मुद्दे पर इस बार वोटिंग होगी, और इससे पहले जो वोट परसेंटेज हैं उसके भी कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो सियासी समीकरण अभी तक उत्तर प्रदेश का रहा है उसमें किसी तरह का बदलाव 2022 में? देखिए मोहतरमा, भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने थोड़ा सा इको ठीक करा देंगे, आत्ममुक्ता से वो बाहर नहीं निकल पा रही है। भारतीय जनता पार्टी जब जब ये बात कहती है डबल इंजन का सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, तो वो ये भूल जाती है कि लोग अब तुलना करेंगे 8 साल मोदी जी के कार्यकाल की और 5 साल योगी जी के कार्यकाल की, और दोनों की जब समीक्षा वो करते हैं तो बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो उस पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अभी वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश में ही लोगों ने देखा है कि दलित महिला के साथ किस तरह के सलूक किए गए। विपक्षी पार्टियां सड़कों पर नहीं होती, कोर्ट यदि बीच में हस्तक्षेप नहीं करती तो ये लोग क्या कह रहे थे और सरकार क्या कह रही थी। लोगों ने ये देखा कि एक पुलिस के मुखबिरी से 10 पुलिस वाले की हत्या किस तरह से अपराधी करके फरार हो जाते हैं, ये भी लोगों ने देखा। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में किस तरह से व्यवसायी के साथ सलूक किया गया, ये भी देखा। तो लोग सवाल पूछेंगे। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि एक तरफ तो आप लोगों को दिखाने के लिए दिखा रहे हैं कि बुलडोजर चला रहे हैं, किसी खास करके कौम विशेष, इसको ध्यान में रखेंगे, ये राजनीति का एक बहुत बड़ा बेहतरीन उदाहरण है कि कौम विशेष के किसी अपराधी के घरों पर बुलडोजर चलाते हुए दिखा रही है और भूमि पूजन किया जा रहा है कि गरीबों को हम कर देंगे। लेकिन एडीआर की रिपोर्ट बताती है 76 से ज्यादा दागी उन्हीं के सदन में बैठे थे, उसके घरों पर कब बुलडोजर चलाएंगे उसके बारे में तो बात नहीं करते। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि स्वास्थ्य मामले में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे पिछड़ी है, उसके बारे में वो बात नहीं करेंगे। तो जब वो आंकड़ों की बात करते हैं, वो अभी उज्ज्वला योजना के बारे में बात कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उज्ज्वला योजना में जितने महिलाओं को दी गई है सिलेंडर, उसमें से कितने प्रतिशत महिलाएं अपने घरों में दोबारा उसको भरवाने में सक्षम है। वो घरों में उसके ऊपर पेटी और चादर रख के बैठी हुई है। आप मूल बात यह है कि जमीन से आपने कितना बेहतर सवाल पूछा पशुओं के बारे में, वो बताया कि बेहतर रणनीति क्या रहेगी। उनको इस बात का एहसास नहीं है कि इस जाड़े के वक्त में गांव में 80 साल का बूढ़ा आदमी लाठी लेकर के खेतों में इसलिए बैठ रहा है कि कोई आवारा पशु ना आ जाए और मेरा खेत में चल जाए, तो उसके दर्द को ये नहीं समझने वाले हैं। ये केवल राजनीति के लिए गाय का इस्तेमाल करने वाले हैं, आवारा पशुओं का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सच ये है कि अब प्रदेश की जनता जो जमीनी समस्याएं हैं उसको लेकर के इनको घेरने का प्रयास कर रही है, और इसे विपक्षी पार्टियों ने बखूबी पकड़ लिया है और वो उसको आवाज दे रहे हैं। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो। अब भारतीय जनता पार्टी जिसने लगातार 5 साल तक ये कहा कि हमने विकास की बात की, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और इलेक्शन आते आते वो 20%, 80% की बात करने लगती है। वो कैराना पहुंच के कहने लगती है कि मत भूलना, आप 9 साल पुराने उस दंगे को नहीं भूलना, 11 साल पुराने दंगे को मत भूलना। लोग भूलना नहीं चाहते हैं। हम वो कहते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं, वो बदला लेने की बात करते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें दिखाती हैं कि आप हताशा में, आपने यदि काम किया होता तो आपके पास कामों को गिनाने की एक लंबी फहरिस्त होती जिसे आप गिनाते और लोग उसके आधार पे आपको वोट देते। लेकिन इन सब मामलों में भारतीय जनता पार्टी फंसी नजर आती है, जिसका नतीजा है कि वो अगल बगल दाएं बाएं मूल सवाल से इतर आप
बात कर रहे हैं मुझे उत्तर प्रदेश की, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्यों नहीं किया। साहब आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रही है, उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कीजिए कि महिलाओं से आपको क्या परहेज है। आपने यदि उसे बढ़ावा नहीं दिया तो नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते हैं। आप कह दीजिए कि हम महिलाओं को नहीं चाहते हैं सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश के मामले में, हम केवल पंजाब में चाहते हैं। लेकिन संजीव जी ये भी एक हकीकत है कि ये सिर्फ बीजेपी की समस्या नहीं है या फिर बीजेपी के प्रवक्ताओं की समस्या नहीं है। जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो दूसरी पार्टी का हवाला देकर उसको दरकिनार करने की कोशिश करते हैं ज्यादातर स्पोक पर्सन। ये भी एक हकीकत है। और अगर मुझे लगता है कि पिछले 5 साल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो यूपी और बिहार तो महिलाओं को लेकर ना जाने कब से नंबर 1 पर बना हुआ है, तो उस पर भी सवाल होना बेहद जरूरी है। हाजी परवीज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी आप अपनी बात रखना चाह रहे थे और अभी भी जो तमाम मुद्दों को लेकर संजीव जी ने अपनी बात रखी, कई सारे सवाल भी सरकारों पर उठाए, मैं चाहूंगी उस पर भी आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, परवेज जी से संपर्क टूट गया है। आस्था जी आप ही का रुख कर लेती हूँ। विकास को लेकर समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है, बीजेपी भी कह रही है कि पिछले 5 सालों में बहुत विकास हुआ है और कांग्रेस भी विकास के मुद्दों पर ही वोट लेती हुई नजर आ रही है, जनता के बीच जाती है। तो ऐसे में आप लोग, आपकी पार्टी को क्यों लगता है कि जनता इस बार कांग्रेस पर ही अपना भरोसा जताएगी? क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं और जो विकास के मुद्दे की आप बात कर रही हैं, बाकी राजनीतिक पार्टी भी वही मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग ओछेपन पर उतर आते हैं, ये अभी हम लोगों ने देखा। अभी मैं बात करूंगी इसके वजह से ये छोड़ करके भाग गए डिबेट से, कि कार्यक्रम का बहाना दे दिया कि कार्यक्रम है और हमको जाना है। आस्था जी, और हकीकत ये है कि असली पप्पू कौन है ये दिखाता है कि टेलीप्रॉम्प्टर के बिना पूरी दुनिया ने देखा कि टेलीप्रॉम्प्टर ना हो तो किस तरीके से मोदी जी की जुबान लड़खड़ाने लग जाती है। ठीक है, किस तरीके से वो बाबा नानक को, कबीरदास को एक साथ बैठा देते हैं, गोरखनाथ को एक साथ बैठा देते हैं, किस तरीके से उनको A² + B² क्या होता है नहीं मालूम है। ठीक है, तो ये तो ऐसी बातें हैं जिस पर मुझे नहीं लगता कि चर्चा होनी चाहिए। असल समय में, आज के समय में चर्चा विकास की ही होनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ और मेरी पार्टी भी यही समझती है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अगर समाजवादी पार्टी भी दावे करती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो पिछले 5 साल में आप कहाँ थे भाई साहब? हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में, या इवन उत्तर प्रदेश छोड़ दें, कहीं पर भी कोई जो भी जिला के अस्पताल होते हैं, जो भी CHC और PHC होते हैं, जब भी कोई आदमी बीमार होता है तो सबसे पहले उन तक जाने की कोशिश करता है। ठीक है, पिछले 32 साल का अगर रिकॉर्ड ले ले तो 90% लगभग CHC और PHC आज भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार के द्वारा ही बनाए गए थे। उसके बाद बचे कुचे इन्होंने जो है थोड़े से डेवलप किए भी 10-12 अलग अलग जगहों पर, वो भी जितने बने हुए थे उनको भी ये लोग ढंग से सुचारू रूप से नहीं चला रहे और फिर कहते हैं कि हमने तो ये भर्ती कर दी, हमने तो वो भर्ती कर दी। हकीकत ये है कि इन्होंने सिलिकॉन वैली बनाने का वादा किया था यूपी को, और आज भी IT सेक्टर के जो बच्चे हैं जो IT से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं वो बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली जाने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश में कोई भी उनके लिए रोजगार है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात, गाय की पर अगर ये कर रहे थे तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये देखिए कि बुंदेलखंड में किस तरीके से, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि क्या दशा होती है गायों की। अगर जितने भी गौशालाएं बनाई जाती है वहां पर भी उनके खाने की ढंग की कोई व्यवस्था नहीं, उनके रहने की ढंग की कोई व्यवस्था नहीं, हड्डियां दिखती हैं गायों के शरीर से। और साथ ही साथ सड़कों पर जो गाय पड़ी होती है, ढांचे, मैंने देखा, मैं गर्मी में गई थी अभी पिछले साल मध्य प्रदेश जा रही थी, तो बुंदेलखंड होते हुए, क्योंकि उसका रास्ता, मैंने देखा अपनी आंखों से किस तरीके से गायों के कंकाल पड़े रहते हैं सड़कों पर। तो भारतीय जनता पार्टी कभी गायों को लेकर के सीरियस नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उसके नाम पर राजनीति करना चाहती है। ठीक है, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। उसके अलावा उज्ज्वला की बात अभी विश्लेषक जो कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने छोड़ी, 32% ये आंकड़ा है कि 32% महिलाएं जो लाभार्थी थी उज्ज्वला योजना की, वो वापस लकड़ियां जलाने को मजबूर हो गई हैं। एक और आंकड़ा है कि किस तरीके से जो लोग गहने अपने गिरवी रखते हैं, गोल्ड लोन लेते हैं। अभी रिसेंटली भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने उसको ट्वीट किया कि 1 लाख लोगों के गहनों की नीलामी एक साथ हुई है। हमने इस अर्थव्यवस्था में ला करके उत्तर प्रदेश को और देश को खड़ा कर दिया है कि हम अपना गहना नीलाम हो जा रहा है और आदमी कुछ नहीं कर पा रहा।
मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास इन सब पर जवाब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर आरोप लगा करके बच के भाग जाने में यकीन करते हैं। ठीक है हाजी परवेज जी, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी से जो हमारे साथी बैठे हुए थे 10 मार्च को तो वैसे भी भाग जाना है इनको उत्तर प्रदेश से, वो पहले ही भाग गए हार मान करके। चलिए खैर, लेकिन वो एक बात कह रहे थे कि दंगे हमारी सरकार। आस्था जी, मैंने आपको बोलने का मौका दिया ना, प्लीज बीच में इंटरप्ट नहीं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक पॉइंट ऐड कर रही थी कि बाबा आएंगे मगर सामान समेटने के लिए आएंगे लखनऊ वो। ठीक है मैम आप बोलिए भाई कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, वो कह रहे थे कि दंगे हो रहे थे हमारी सरकार में, उनकी सरकार में दंगे ना होने का वो अपना उपलब्धि बता रहे थे। मैम हमारा कहना ये है कि दंगा कराने वाले लोग सरकार में बैठे हैं, अब दंगा करा, हम तो दंगे नहीं कराते, हम विपक्ष में, हमारे टाइम में कोई दंगा नहीं होगा, हमारी गारंटी है। लेकिन हम सब सरकार में होते हैं, जो आज सरकार में लोग बैठे हैं वो विपक्ष में होते हैं। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है, हिंदू को मुसलमान से कैसे दूर किया जाए, दलित को ठाकुर से कैसे दूर किया जाए, समझ रहे। इनका सिर्फ बांटने की नीति है, विभाजनकारी लोग हैं, आरएसएस को मानने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी दलाली की है उनको मानने वाले लोग हैं। बिल्ली को आप चोर दूध की रखवाली पे बैठा दोगे तो चूहे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अब यही इन लोगों का हाल है, दंगा कराने वाले लोग सरकार में बैठे हैं तो दंगा नहीं हो रहा है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन हमारा इनके ही विधायकों के ऊपर दंगा कराने का आरोप था, वही लोग आज गन्ने का मंत्री बने बैठे हैं, सुरेश राणा जी, संगीत सोम साहब। गाय की बात करते हैं, मीट एक्सपोर्ट के सबसे बड़े कारोबारी संगीत सोम जी हैं, इनकी पार्टी से तीसरी बार प्रत्याशी सरदाना से हैं। आप उनका 2012 में दिया हुआ हलफनामा देख लीजिए कि वो उनका कारोबार क्या है। वो बहुत बड़े मीट के सप्लायर हैं, रहमान फूड या फ्रोजन्स के नाम से कोई फैक्ट्री उनकी है, उनके हलफनामे भी सोशल मीडिया और उनके गूगल पे आपको मिल जाएंगे। तो अब आप एक बात बताइए, ये लोग कहते हैं कि बूचड़ खाने बंद करा दिए, इन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को मीट, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों की पकड़ से मीट को दूर किया है, इन्होंने ये काम किया है। लेकिन अगर आप आंकड़े उठाएंगे तो इनकी 2017 से लेकर के अब तक मीट एक्सपोर्ट भारत उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ा है। अगर कोई कह रहा है कि घटा है तो ये आंकड़े प्रस्तुत करें। अगर इनके टाइम में मीट एक्सपोर्ट घट जाता तो ये उसे अपने मैनिफेस्टो में दिखाते, इन्होंने कुछ नहीं कर पाए हैं। सिर्फ 2-4 लोगों की कोठियां तोड़ देने से, मकान तोड़ देने से ये अपनी उपलब्धि बना रहे हैं। धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, पुलिस के कप्तान उनको प्रोटोकॉल करते हैं। 25,000 का इनामी पूर्व सांसद इनकी पार्टी की सरकार में क्रिकेट मैच का उद्घाटन कर रहा है, वो जाकर के अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहा है। इतनी ये कानून व्यवस्था के नाम पर जीरो हैं। इन लोगों के विधायक बलात्कार के मुकदमों में जेल में बंद हैं, पीड़िता को मार दिया जाता है। हाथरस में पीड़िता की हिंदू धर्म के अनुसार सूर्यास्त होने के बाद किसी का, मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा सुना है, सूर्यास्त होने के बाद किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। लेकिन इन लोगों ने सूर्यास्त होने के बाद एक महिला का, एक बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसके बाद उसके परिजनों को उसका चेहरा अंतिम दर्शन करने की भी अनुमति नहीं दी गई। मैम पेट्रोल छिड़क करके, हिंदुस्तान में हमारा देश तो संस्कृति का, मर्यादाओं का देश है, भगवान श्री राम को ये लोग मानने वाले लोग हैं, तो फिर ये रावण जैसे कृत्य क्यों करते हैं? ये लोग राम जी का नाम लेते हैं, इनका तो सिंगल पॉइंट एजेंडा है। ठीक है राम परवेज जी, आपने यहाँ पर दंगों का जिक्र किया कि जब आपकी पार्टी की सरकार होती है उस वक्त दंगे होते हैं क्योंकि विपक्ष दंगा करवाता है। लेकिन अब देखिए, सत्ता आपकी पार्टी चला रही है, पुलिसिंग सत्ता के कंट्रोल में है, और उसके बावजूद भी अगर आप लोग दंगा नहीं रोक पा रहे हैं और उसके बाद में जो दोषी हैं वो टिकट लेते हैं और उसके बाद में फिर विधायक भी बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सवाल तो देखिए आपकी पार्टी पर भी खड़े होंगे ना। सरकारें, मैम एक्शन टाइमली लिया गया था। देखिए एक्शन टाइमली लिया गया था। सत्य यह है कि पुलिस या कोई भी फोर्स क्राइम को नहीं रोक सकती, आप भी इस बात को महसूस कर सकते हैं। उसमें हमारी एक्शन की अगर टाइमिंग गलत है तो हम आप गलत कह सकते हैं। अब सच्चाई यह है कि इन लोगों ने लोगों के दिमाग में नफरत फैलाई थी। चौधरी चरण सिंह जी का जो एक यहाँ गठजोड़ था,
यहाँ किसान और मुसलमान, नौजवान और छात्र सब साथ बैठ कर के काम करते थे। इन लोगों ने उसमें बरगला दिया, लोगों उनके बहकाए में आ गए, ये हो गया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता समझ चुकी है इनका किसी का भला होने वाला नहीं है। इसलिए तमाम लोग दंगों से दूर जाना चाहते हैं, दंगों की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहते हैं। और आज आम आदमी ये अपनी कमर कस चुका है कि हमें दंगों से दूर जाना है, हमें दंगे वालों का साथ नहीं देना है। मुख्यमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, कैराना, इनका कोई दूसरा तो राग है नहीं। अरे कैराना में पलायन आपकी 5 साल में आप कह रहे हैं कि आपने रोक दिया है, उसके बाद भी आप फिर कैराना को उठाए फिर रहे हैं। पुराना सामान और उस पर नया स्टिकर लगा करके आप बेचना चाहते हैं। देखिएगा आप, अगर ये कैराना को भी उठाना चाह रहे हैं तो कैराना में हमारी पार्टी के उम्मीदवार दोबारा से 50,000 वोटों से जीत करके आएंगे। जहाँ तक ये मुजफ्फरनगर को इन लोगों ने विभाजन करने का काम किया था, आज किसान, मुसलमान, नौजवान, छात्र, बुजुर्ग, बच्चा सब साथ में खड़े हैं और पूरा प्रदेश बदलाव की तरफ, एक अखिलेश यादव जी की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। और आप देखिएगा इस सरकार ने आने के बाद से ऑक्सीजन की कमी, एलपीजी की कमी, पेट्रोल पे, डीजल पे कहाँ रेट पहुंचा दिए। पकोड़ा रोजगार अभी जिक्र चल रहा था, अब ये कहते पकोड़ा रोजगार चलाइए। अगर 200 रुपए का तेल मिलेगा, बेसन के रेट भी कोई किसी से छिपे नहीं है। अब इतने में पकोड़ा, हमारी पार्टी के लोगों ने तो गाजियाबाद के सांसद, केंद्रीय मंत्री के घर के आगे पकोड़े की कढ़ाई भी लगाई थी हम लोगों ने। अब हमारे उस पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, आर्म्स एक्ट जैसे मुकदमे हमारे ऊपर लगाते हैं पकोड़ा बेचने पे। भाई एक बार प्रधानमंत्री जी आप खुद तय कर लीजिए, आप ही कह रहे हैं पकोड़ा रोजगार है। अगर हम पकोड़ा बेच रहे हैं, सांसद जी के घर पे काफी लोग आते जाते हैं, अगर हमारे 4 पकोड़े मत भी जाए तो आपका क्या बिगड़ता है? हमें पकोड़ा भी तो नहीं बेचने दिया जाता, हम कोशिश करते हैं पकोड़ा भी बेचने की। कभी ये नाले से गैस निकलवाते हैं। परवेज जी, उस वक्त सिर्फ पकोड़े ही थोड़ी बेचे गए थे, उस वक्त तो नारेबाजी भी हुई थी, विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, वो भी बताइए आप। मैम सभी चीजें हुई हैं। इन लोगों के पास, अभी ये मेरे साथी कह रहे हैं गायों के ऊपर बोल रहे थे। देखिए इस देश में गायों के ऊपर कटान का सर्वप्रथम प्रतिबंध मुगल सम्राट हुमायूं ने लगाया था। तवारीख है, मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। अगर आप मुझे कहेंगे मैं आपको इसकी किताब से भी सनद उपलब्ध करा दूंगा। हुमायूं ने इस देश में सर्वप्रथम गाय के कटान को प्रतिबंधित किया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्पष्ट व्याख्या है कि भाई गाय का दूध बहुत अच्छा है, गाय का घी उससे भी अच्छा है, लेकिन गाय के मांस की तरफ मत जाना, ये वबा है। ये वबा का मतलब होता है बीमारी, क्योंकि गाय वास्तव में एक बहुत अच्छा सुंदर जीव है। लेकिन मैम अब बात सिर्फ यहाँ पर गायों की नहीं है ना, कई सारे आवारा पशु हैं जो 2017 में भी बड़ा मुद्दा रहे थे, 2012 में भी रहे थे, जिसके चलते किसानों को भी काफी हद तक नुकसान उठाना पड़ता है। मैनिफेस्टो में तो ये शामिल कर लिया जाता है कि हाँ ठीक है आगे जाके व्यवस्था की जाएगी, लेकिन उसको पूरा नहीं किया जाता है। मुद्दा ये है। परवेज जी, आगे मैं फाइनल कमेंट आपसे लूंगी। संजीव जी, आपका रुख करूंगी इस पूरे चुनावी समीकरण पर, आपका एक फाइनल कमेंट। और साथ ही आपने कहा कि बीजेपी के लिए इस वक्त एक बड़ी चुनौती है सत्ता हासिल करना यूपी में, तो बीजेपी से नाराजगी कई सारे वर्गों की देखी जा रही है, तो वो नाराजगी किस पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है, ये भी बताइएगा। देखिए साल भर पहले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज करती हुई दिखाई दे रही थी और विपक्ष दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन पिछले 1 वर्ष में समीकरण बदले हैं और समीकरण ऐसा बदला है कि खास करके समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो तंज के आज के वक्त में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी अन्य विपक्षी पार्टियां भी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी लड़ाई लड़ रही है, अपनी अपनी रणनीतियों के आधार पे। ये कहना उचित नहीं है कि कौन कितना बढ़त बढ़ाएगा, लेकिन मुख्य रूप से अभी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। और जो पश्चिम से चुनाव शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे ये पूरब की तरफ जाएगा और पूरब की तरफ ये पहला, दूसरा और तीसरे में जो टेम्पर बनेगा वही धीरे धीरे जाएगा। यहाँ जिसने बढ़त बना दी उसी का सूर्योदय पूरब में होने वाला है, क्योंकि पूरब में धीरे धीरे जाते जाते और ज्यादा वहाँ पे लड़ाई और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इन सब मुद्दों पे लड़ाई मजबूती से लड़नी होगी यदि उनको अपना किला बचाए रखना है तो। लेकिन बावजूद इसके विपक्षी पार्टियों का बार बार शुक्रिया अदा इसलिए कर रहा हूँ इस बार के इलेक्शन में
क्योंकि सबों के बावजूद विपक्षी पार्टियां ट्रैप में नहीं फंस रही हैं, वो धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण नहीं होने दे रही है, वो राष्ट्रवाद की चर्चा नहीं कर रही है। उस सरोकारी मुद्दों पर हर पार्टी विपक्षी पार्टियां अपने अपने तरीके से सत्ता पक्ष से लड़ती हुई दिखाई दे रही है, और यही कारण है कि सत्ता पक्ष अपने हाथ से फिसलता हुआ सरकार दिखाई दे रहा है उसको, जिसकी वजह से वो बौखलाहट में है। ठीक है आस्था जी, एक फाइनल कमेंट आपका। जी देखिए मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक फुल फॉर्म बनाई है मैंने, वो यही है कि भारतीय जुमलेबाज पार्टी। तो इन्होंने जितने भी जुमले लोगों के बीच रखे थे, चाहे नौकरी का हो, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध का हो, ठीक है, अपराध कम हो जाएगा हो, चाहे कहते रहे हो कि अपराधी गले में तख्ती डाल करके घूमेंगे, हकीकत में तो यह है कि अपराधी इनके राज में गले में भारतीय जनता पार्टी का टिकट डाल करके घूम रहे हैं। आज भी इन्होंने जितने भी प्रत्याशी अपने मतलब घोषित किए हैं, उसमें से लगभग 100 से ज्यादा प्रत्याशी अपराधी पर आपराधिक मुकदमे हैं, ठीक है। चाहे इन्होंने वादा किया हो कि ये लोग किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हकीकत है कि इतिहास का आजादी के बाद से सबसे बड़ा आंदोलन, अगर किसान सच में इनसे खुश होता तो किसान सड़कों पर साल भर नहीं बैठा रहता। आपने 700 किसानों की हत्याओं के जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। तो इनके जाल में इस बार उत्तर प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है, और क्योंकि हम एक ऐसी पार्टी है, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि हम एक ऐसी पार्टी है जिसने लगातार जनता के मुद्दों को उठाया है, जनता के साथ उनका दर्द बांटा है जा करके, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों के दर्द को समझते हैं। हमने भी तरह के दर्द झेले, हमारे परिवार जनों को होने का दर्द झेला है। तो हकीकत यह है कि हम एक ऐसी पार्टी है जो उनकी आवाज बनते रहे हैं, और हम ही को इस बार जनता चुनने जा रही है। ठीक है परवेज जी, आस्था जी को आपने सुना, दावा करें कांग्रेस हमेशा से ही जनता के साथ में जुड़ी रही है और जनता का भरोसा भी कांग्रेस ने जीता है, हर मुसीबत में आम जनता के साथ में खड़ी रही है, इसलिए जनता कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताने वाली है। आप दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीतने वाली है, तो क्या आधार होगा? एक फाइनल कमेंट आपका इस पर। मैम आधार तो मैम जनता के हाथ में होता है। आधार ये स्पष्ट है कि लोगों को ये बात, उत्तर प्रदेश की जनता का पहला जो लक्ष्य है वो योगी जी को गोरखपुर भेजने का है, और उसमें भेजने के लिए सबसे अच्छी जो सवारी लोगों को बैठने के लिए लग रही है वो साइकिल लग रही है। समझ रहे हैं, रास्ते में प्यास लगेगी तो नल का पानी भी पी लेंगे, और लोग पूरी तरीके से मन बना चुके हैं कि योगी जी को वापस भेजना है। कांग्रेस का अभी देखिए, मैं किसी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी नहीं करनी चाहता, साइकिल चलाने के लिए भी हाथ की आवश्यकता पड़ेगी, और पैरों की भी, और नल का पानी पीने के लिए भी हाथ की आवश्यकता पड़ेगी। मैम देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अभी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन ये चुनाव सीधे तौर पर, ये चुनाव मुझे कोई गुरेज कहने में नहीं है, समाजवादी पार्टी अलायंस और बीजेपी अलायंस का बीचों बीच मतलब नेट टू नेट फाइट है, इसमें दूसरा कोई व्यक्ति या तीसरी कोई पार्टी कहीं भी नहीं टिक पा रही है। बहुजन समाज पार्टी के पास इतना बड़ा वोट बैंक अपना है, उसके बावजूद भी लोग उसे लाइक नहीं कर रहे हैं। वजह है सिर्फ 2 लोगों के बीच लड़ाई है, तो जब 2 लोगों के बीच लड़ाई है तो तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का, अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, लड़ना चाहिए, लेकिन हर चुनाव हमने तो पिछले 5 सालों में जनता की लड़ाई लड़ी है, और हम सबसे पहले नंबर पे लड़ते रहे हैं जनता की लड़ाई, ठीक है, और अब आगे भी लड़ेंगे। बिल्कुल परवेज जी, ये अब स्पष्ट होगा कुछ ही दिनों बाद, क्या सत्ता में 5 साल बाद समाजवादी पार्टी की वापसी होती है या फिर 32 सालों का कांग्रेस का वनवास खत्म होगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.